topic is society management, right? We will not go to the constitution per se. It's a state subject, means हर state का अपना अपना cooperative act है. So इंडिया में जितने भी states हैं, हर state का अपना अपना cooperative act है. तो वैसे ही महाराष्ट्र का भी हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है. Now 97 constitution means constitution में कुछ changes लाए गए. An article 43 was inserted and it has made like fundamental right forming a cooperative and all. तो ये करने का जरूरत क्या था? That is the question. What was the need to go for a constitutional amendment? तो जैसे मैंने बताया कि it is a state subject. हर सब्जेक्ट स्टेट का अपना अपना एक्ट है. तो किसी जगह एजीएम कब होता था? जून में, कहीं जुलाई में हो रहा है, कहीं सितंबर में हो रहा है, कहीं मैनेजमेंट कमेटी का टर्म 2 साल का है, कहीं 3 साल का है, कहीं 5 साल का था, राइट? ओके. तो ये जो था प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, रिपोर्टिंग नहीं हो पा रहा था. ये सब कोऑपरेटिव का एक्टिविटी जो रेगुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हु इज रेगुलेटिंग डे टू डे ऑफ? रजिस्ट्रार्स and the commissioner. So commissioner Pune, that is for Maharashtra. तो ये यूनिफॉर्मिटी किसी चीजों में नहीं था. तो एक पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए कि अक्रॉस इंडिया कोऑपरेटिव एक्ट में जो प्रोविजंस हैं सब एक्ट में सब स्टेट में सेम हो और मॉनिटरिंग एट अ लार्जर लेवल मैक्रो लेवल उसका ठीक से हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कुछ चीजें आई हैं जो हर स्टेट को 1 साल में उनको अमेंड करने को बोला गया. जैसे सर ने बताया, सोमा कुमार सर, में 2012 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ एंड देन 1 year टाइम वाज गिवन टू ऑल द स्टेट टू अमेंड देयर लोकल एक्ट सो दैट इट विल बी एट पार विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. नाउ व्हाट इज द डेट फ्रॉम विच माय महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज एप्लीकेबल? दिस इज अ क्रूशियल डेट, वेरी इंपॉर्टेंट. अ कमिटी मेंबर शुड नो. 1 साल में अपने को अमेंड करना था, राइट? February 2012 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था. सो माय एक्ट इन महाराष्ट्र वी गॉट एसेंट इन August, but it was with effect from February. So the date from which my act is applicable is 14 February 2013. तो नया एक्ट कब से आया हुआ है? 14 February 2013. उसके बाद में जब एक्ट आता है उसके बाद में रूल्स आते हैं. बिकॉज एक्ट में क्या होता है? टेक्निकल चीजें होती हैं, राइट? एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है जो लेमैन को अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है. एंड बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस, ओके, कि ये ऐसे होना है. देन रूल्स आर फॉर्म्ड. सो रूल्स आर फॉर्म्ड फॉर व्हाट? इट गिव्स यू द प्रोसीजरल गाइडलाइन. नाउ सपोज एक्ट सेज सोसाइटी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, बायलॉ नीड्स टू बी अडॉप्टेड. देन हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अडॉप्ट बायलॉ? हाउ द सोसाइटी नीड्स टू बी फॉर्म? वो कहाँ आता है? रूल्स में आता है. सो रूल्स कब आए हमारे? अगस्त 2014 में. तो मेरा एक्ट है, देन रूल्स है, और फिर क्या आता है? बाईलॉज. सो व्हाट इज बाईलॉ? बेसिकली it is internal regulation, guidelines. It is internal regulation. It is binding between the member and the society. And the bylaw provisions, whether they can extend beyond act and rules, act is सुप्रीम. तो अगर एक्ट में बोला है कि ये एक चीज ऐसा है, इसका इतना इतना ही लेना है, तो क्या मैं बायलॉ में वैसे हम लोग अमेंड करके ले सकते हैं? नहीं. सो माय बायलॉ इज एट अ लोअर लेवल. इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्ट एंड रूल्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग. बिकॉज हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो देखते हैं कि जो अमेंडमेंट्स हैं बायलॉज की विच आर नॉट इन ट्यून विद द एक्ट्स एंड रूल्स. सो वी शुड अवॉइड डूइंग दैट. अभी आपको मालूम है कि कितना, व्हाट इज द how many types of cooperative societies? There are 54 types of cooperative societies in Maharashtra. I'll give you a simple example. सुबह उठते हैं हम लोग, चाय पीते हैं, राइट? कहाँ से आता है? चाय में क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? दूध, शुगर. कहाँ से आता है? शुगर कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स, राइट? खाते हैं हम लोग, माल लेके आते हैं. वी परचेस फूड आइटम्स. वेयर फ्रॉम वी परचेस? सुपरमार्केट, अपना बाजार. दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव, राइट? देन वी आर वेयरिंग क्लोथ्स. वेयर फ्रॉम इट कम्स? Sutagirini, textile.
Then I have funds. I invest the funds. Where do I invest? Cooperative banks. Why we invest in cooperative banks? That is for the societies. Even at the individual level, we put FDs because we get 0.5% more there, right? So that means if you see, सुबह से मेरा जो दिन शुरू होता है, at each and every point, there is a involvement of the cooperative. So in Maharashtra, almost 60% of the GDP which is contributed is from cooperatives, right? 6 lakhs crores turnover is from only cooperatives, and there is a state budget allocation of 1.42 lakhs crores for cooperatives. These are the figures I thought I will just give you because cooperative is a serious matter. इसको लोग बहुत lightly लेते हैं कि cooperative है तो क्या है, इतना कुछ interesting नहीं है, so है, right? Now 97 constitutional amendment, उसके features क्या है? He said elections. Elections कैसे होने हैं? What is the procedure? This is the major change in election procedures in 97 constitutional amendment has brought in. That is, all the elections to the committees would be through state cooperative election authority. So each state will have a state cooperative election authority, right? For Maharashtra, there is a state cooperative election authority. The office is in Pune, right? Now, पहले क्या होता था? Elections कैसे होते थे? Internally हम लोग कर लेते थे, right? जैसे ही कमेटी का टर्म खत्म होता है तो either it used to be a election or selection. कुछ 10 लोग, 12 लोग, whatever कमेटी अपने आप डिसाइड हो गया, AGM ने ओके कर दिया and the committee used to function. But अभी वैसे हम लोग कर सकते हैं क्या? Can we do that? But still the societies are doing that because there is no awareness कि elections without the permission or the intervention of the returning officer or the registrar or the state cooperative election नहीं हो सकता है. So what is my job as a committee member here? Now suppose my tenure is getting over in let's say December. अपनी जो कमेटी है आपकी उसका खत्म हो रहा है टाइम, दिसंबर में खत्म हो रहा है, ठीक है? लेट्स से 15th of December is your cut off date. So as a committee member, what is your right or what is your responsibility? Most of the provision. See, as a committee, as a management committee, my responsibility is to intimate my ward office, my registrar, 6 months in advance in Form E2 that this is the due date of the expiry. This is the expiry of the management committee. So in 6 months आप जब वहाँ intimate करते हैं तो those people also they get 6 months time to appoint a returning officer. So a person duly appointed by the ward office or from the commissioner office or the state cooperative election authority, he will come and then it is his responsibility to conduct the elections in the society. So internally we cannot do the election. That is the first thing, right? Now for this, even the societies are divided in 4 categories, A, B, C and D. Now for housing, we are in C and D. A, B is for other societies. As I said, there are 54 types of societies. Now those societies where your member strength is more than 200 and more. So those societies are in C category. So their election would be, it's just like an assembly election. Election program of 35 days. तो असेंबली इलेक्शंस कैसे होते हैं? नॉमिनेशंस कॉल होते हैं, ऑब्जेक्शंस आता है, रिजेक्शन होता है, दैट पर्सन कैन गो इन अपील, पीपल कैन हैव सिंबल, दे कैन गो एंड दे कैन कैंपेन, हर फ्लैट में जाके कैंपेन कर सकते हैं, राइट? सो इट इज अ 35 days असेंबली प्रोग्राम, जस्ट लाइक असेंबली प्रोग्राम फॉर दिस इज सी टाइप ऑफ सोसाइटी, 200 एंड मोर. जो up to 200 members हैं, they are classified, that societies are classified in D category. उनका इलेक्शन प्रोग्राम कितने दिन का होगा? उनका इलेक्शन कितने दिनों में होगा? Let me put it that way. So it is just a one day program. The elections will happen in a day, right? So returning officer let's say appoint हो गया अपने सोसाइटी को, वो आके 14 days क्लियर नोटिस देके एक एसडीएम लगाएगा, right? Now AGM लगाने के बाद में normally there is a circular which says the AGM, the election should also happen on, in preferably the AGM date should be a Sunday so that all can participate.
So the day would be decided, and in that day only your elections, he will call for the nominations, objections, and the elections for the committee will happen. Now what is the minimum strength that the committee should have? जैसे एक्ट में लिखा है, what would be the strength? There is the election to committee rules also notified in September 2014. It says it is as per whatever is decided in the bylaws. Now we have model bylaws. हमारे यहाँ model bylaws आते हैं, सबको मालूम है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है. कौन सा वेबसाइट है? www.mahasahakar.maharashtra.gov.in. Why it is important for a committee member to know the website? Because each committees are supposed to get enrolled on this Mahasahakar website. After the 97 constitutional amendment, as I was taking you through the constitutional amendment, I'm just trying to make you understand कि cooperative and corporate, I mean companies, private limited and public limited companies, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है. जो compliances companies करते हैं वैसे ही compliances अभी cooperatives को भी करने हैं. Professional management is something which is called by the 97 constitutional amendment. Professional management of the societies means now the online returns, mandatory returns under section 79(1)(a) and 79(1)(b) needs to be uploaded by the societies on this website through their login. And if you don't do this, there is a penalty of ₹5,000. There is a chance that the committee may be disqualified. So that is why as a committee member I should ensure that my login is created on Mahasahakar website. If you are not able to do it, you can seek help of your tax consultant or your auditor, whoever is ready to facilitate you. But it is mandatory. So professional management is something which I am supposed to ensure as a committee member. Elections, as I said, 6 months in advance, I need to submit E2 form to the department. I should see that elections are happening through the returning officer. And the strength of the committee, minimum strength as per the bylaw. The word used is shall. The committee strength will be, I mean it shall. When it is, the word is shall means it has to be that much. If the word is used may means हो सकता है, 11 भी हो सकता है. So the minimum strength is 11 for members of 100, up to 100 member society. Okay, so bylaw 113 or 14 is talking about the strength of the management committee. Up to 100 members it is 11, 13, then 15, 17, 19. Okay, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 500 and all. Maximum would be 21. Now another 97 constitutional amendment feature, it should have a reservation. The committee would have a reserved post to give the equality, right? There are certain principles of cooperation. What we are doing today, it's education training. So this is one of the principles of cooperation, education and training. Concern about the cooperative, autonomy, participation. There are 7 principles. The reservation. So what is the reserved post that I am supposed to maintain? How many women has to be there on the committee? So there should be 2 ladies on the committee. If ladies are not there, so you cannot fill it up. You have to keep those posts vacant. Now what are the other reserved categories? It is SC, ST, OBC and VJNT. So SC, ST there is a 1 post, OBC 1 post and VJNT 1 post. So totally how many reserved categories? 5, right? So if I have a strength, I have a member of let's say up to 100 members, so 11 would be the committee ideally. उसमें 2 ladies हैं, 3 reserved category हैं. So general के कितने हैं? 6. So अगर ये 5 लोग अपने सोसाइटी में नहीं है, ladies भी नहीं है और reserve category भी नहीं है, so what is the minimum strength of the committee? 6. That is the quorum or minimum number that one society should have. Now 6 is my quorum for the committee. What is the simple majority for the management committee meeting then?
सिंपल मेजॉरिटी वुड बी मोर देन 50%, राइट? तो अगर 6 लोग कमिटी में हैं तो कितने लोग कमिटी मीटिंग्स के लिए मिनिमम होने चाहिए वहां, तो एक्चुअली आपकी मीटिंग हो सकती है? या सो 4. या so now when we do the audit, this is a checkpoint for the auditor also. When we check the minute books of the committee meeting, we find that we try to find out what is the quorum required for the society, and then we see that now suppose there are 6 committee members, or suppose there are 6 and plus 2 lady members, so 8 का committee है. So my quorum would be to have a management committee meeting would be 5, and then we find that there are 3 members, 4 members who have conducted the meetings and who have taken the major decisions or decided something for the society which is not correct. So as a committee member, I should ensure that, right? This is about the committee. I talked about the professional management. Then what else that 97 constitutional amendment is calling for? 79 1A and 1B I was talking about. What is the term of the management committee now? 5 years. So across India मेरा जो committee का strength रहेगा हर state में, it would be 5 years, right? Active members, a gray area and debatable area. Active and non-active. Active members means economic participation. As I said, there is a principle of cooperation that a member should economically participate in the activities of the society, right? Then that member would be called as a active member. So economic participation and attending meetings. So how many meetings a member should attend to become an active member? Are you aware of this provision? Active member, non-active member. अगर आप हर कमेटी को अपना जो members portfolio है वो as on 31st of March they are supposed to divide their portfolio, segregate their portfolio into active and non-active member, and within 1 month from 31st March, that means by 30th April, you have to intimate the member to whom you have classified as non-active or inactive member. This is called by the Constitution, and this provision is there in our Act also, and we are supposed to maintain J1 and J2 register. J1 and J2 list अपने को बना के रखना है active and inactive members का. That's what. The question is economic participation and attending the meetings. Now attending the meetings, my bylaw says the meeting, at least one meeting in 5 years needs to be attended by the member so that we can qualify or classify him as a active member, right? Now 5 साल आप कैसे गिनोगे? How you will count, or you count the 5 years time? You have to classify the portfolio on 31st of March. So 31st of March 2017 को आपने portfolio classify किया होगा because your audits are going now or must have been completed also. So how you must have classified? 5 साल आप कैसे पकड़ोगे? That is why I mentioned the applicability date of the Act, because my Act is applicable from 14 May 2013. So मुझे तभी से 5 साल पकड़ने हैं, because अभी मैं अगर 16 या 17 का पोर्टफोलियो तो 5 साल में क्या 11-12 तक जाऊंगी पीछे? तभी एक्ट नहीं था, तभी ये प्रोविजन नहीं थी. So ideally till 2018 all the members would be active members. If you have to disqualify them on the basis of the committee meetings or the AGM they have attended. Then what is economic participation? Economic participation with respect to housing society. See, if you are there in a credit society, you will put deposits, you will take loan. That is economic participation. You are involving yourself in the economic activity of the credit society or a bank. So same way for housing, what would be my economic activity? I should have purchased the flat. I should have owned the flat, and that is why in bylaws you find those 2-3 conditions. He should not be a defaulter, he should have attended, and he should have purchased the flat. Okay, so we have discussed about the active member. So I need to classify my portfolio. Professional management by expert and functional directors. Yes. Now as I said, there is a maximum strength of the committee is 21, right?
So including the housing committees, all types of societies, they can have the expert directors on the board or the management committee. 2 expert directors you can take. So expert directors means the person who is expert in the field like finance, legal, right? So you can take that person. He can be an outsider. So that person can be your management committee member. So he will be counted for the head counting. So he will be a management committee member. He will give his opinion on the matters which is pertaining to his area of practice. But he will not be able to vote and contest the election, and he will not be able to become the office bearer. And functional director can be your society office manager, because he is there day-to-day activities, he is involved. So he can also participate in the management committee, but he will not be counted for the head counting, like that number strength or something. Professional management, we have seen equality, we have seen provides for independent professional audit. So audit of your housing society needs to be done by whom? It should be done by whether it is a government auditor, whether it is a chartered accountant, whether it is a departmental officer. What is the proper word? The proper word is panel auditor. The society should appoint the auditor who is there in the panel maintained by the Department of Cooperation. The list is available on Mahasahkar website. And the panel auditor can be a chartered accountant, can be a GDCA, can be a departmental official, right? So if you are appointing an auditor who is not there on the panel, who is not having a panel number, it is not a valid appointment. Now how the auditor is to be appointed? Committee में appoint करना है ना auditor को? Like you will call the profile, और हम लोग 5 लोग मिलके बैठेंगे कमिटी में, and then we'll say okay चलो शिल्पा शिनगारे को अपॉइंट कर देते हैं, चंद्रकांत निकम को अपॉइंट कर देते हैं. That's what. So who will appoint the auditor? It is the right of the AGM to appoint the auditor. Please note it down. This is also a 97 constitutional amendment. As I said, there are principles of cooperation. Autonomy is one of the principles. So autonomy म्हणजे स्वायत्तता दिलेली आहे. So each society is given a freedom to choose its auditor. Okay? So the society will appoint the auditor in AGM. So ideally you should scrutinize, you should call for the profiles. The list is available, you should call for the profiles and you should leave it to the general body. And it should not happen that general body में AGM minutes में लिखा है कि management committee decide करेगा. We leave it to the management committee. That is, the delegation is not allowed. So ideally the auditor should be appointed in AGM itself, and it needs to be minuted and in AGM minutes. His or her name needs to be minuted. The person should be from the panel. Now his question is कि हमको DDR से या हमको एक letter आया हुआ है. What is the reason for that? You know, that is the problem. See, the moment I said there is a professional management empowers government to obtain periodic reports and accounts. I was talking about section 79 1A and 1B returns. I said the society needs to be enrolled on the Mahasahkar website. So my society's login or profile needs to be created on the website. And then section 79 1A talks about 6 returns. It is called as return Y, which is there in your model bylaws. पीछे अगर आप देखोगे तो वो रिटर्न मुझे अपलोड करना है सोसाइटी के लॉगिन से. So whose responsibility it is? It is the responsibility of the society or the management committee rather to upload that return. So like abridged form of balance sheet, disposal of surplus, amendment to the bylaws, election date. So these are some of the details they are calling for. These details I am supposed to upload. What is the due date? It is on or before 30th September. So my AGM date is 30th September. My report filing date is also 30th September. This is 79 1A. Now 79 1B. 79 1B talks about the return of the auditor. The societies who are appointing the auditors in AGM, they are supposed to convey their appointment to the auditor. The concerned auditor has to give the consent to the society on his letterhead saying that I am willing to take the audit,
आई एम एलिजिबल टू टेक द ऑडिट। सो आपको 79(1)(b) का जो रिटर्न है जो अपलोड करना है आपके वेबसाइट से, known as return of auditor, it will give resolution, society resolution copy which says so and so is being appointed as auditor and his consent. So ये दो चीजें आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे। Within how many days? Within 30 days or within 1 month from the date of AGM. So if your AGM is happening on 30th September, latest by 31st of October, we have to upload this return. Now I will come to his question कि हम लोगों ने तो AGM में ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, बट डिपार्टमेंट से अलॉटमेंट हुआ, right? That was your question. Now if you say this section says if you don't upload the 79(1)(b) return within 1 month from the date of AGM, there is a proviso provided further. So then the right gets transferred to the registrar. So it will be assumed that you have not appointed any auditor in AGM, and that is why your district deputy registrar DDR they issue the orders. So उनके पास पैनल का डेटा है, then they will allot the audits to the societies. So ideally now what is happening, there would be two auditors, there would be one auditor from appointed by the department and there would be auditor from the society, but गलती किसका हुआ है? Society का. So this thing needs to be ensured by the committee members and even the auditors who are doing the audits of the societies. I would request them to kindly be a friend, philosopher and guide of the society. My job is not to complete the audit in 1 day or 2 days. My job is to guide or educate my society, and you have to facilitate the society to get the returns uploaded. Now suppose society को नहीं जम रहा है, आप करके दे सकते हैं. Then provides for offences and penalties. तो नया section 146 और 147 इंट्रोड्यूस किया है. 146 में offences हैं कि क्या क्या अगर कमिटी का सपोज गलती होता है और उसके क्या क्या प्रोविजन है, कितना पेनल्टी है, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, इम्प्रिजनमेंट, तो वो सारा 147 में मेंशन है. नेक्स्ट, नाउ दिस कंडीशन फॉर मेंबरशिप. पहले हम लोग कितने मेंबर्स शेयर सर्टिफिकेट्स, आई मीन हाउ मेनी शेयर्स वी यूज्ड टू टेक? 5 shares. Now it is 10 shares. So न्यू मेंबर आप जो इंडक्ट करोगे अभी, तो उससे आपको कितने शेयर्स लेने हैं? 10 shares, right? Associate member definition, this is going to be changed after the new act जो अभी आएगा उसमें. Associate member means he should have a ownership right and then only he can contest the election and all is mentioned in the act. Then cooperative education and training, this is also 97 constitutional amendment. तो आज का अपना ये जो चल रहा है education and training, it is under section 24A of the महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो हर सोसाइटी को क्या करना है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए फंड कलेक्ट करना है. कितना करना है? 10 रुपीज पर मेंबर. इट इज मिनिमम और मैक्सिमम? इट इज मिनिमम. 10 रुपया कम से कम हर महीना हर मेंबर से कलेक्ट करके फंड बनाना है उसका. तो अगर किसी सोसाइटी को लगता है कि नहीं मैं 50 रुपया निकालता हूँ, मेरा ज्यादा फंड होगा, तो सोसाइटी निकाल सकती है. एंड ऑडिटर हैज टू वेरीफाई कि ये फंड जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है. अभी इसका यूज कहाँ किया जाएगा? ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर. तो ये जो मेरा खर्चा है ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या P&L में वो उसमें हिट करेगा क्या? उसमें वो दिखना चाहिए खर्चा? नहीं, क्योंकि ये फंड है, ये मेरा लायबिलिटी जैसा खड़ा होना चाहिए. सो दिस इज द पॉइंट आई एम थ्रोइंग फॉर द ऑडिटर्स. ऑडिटर्सनी हे चेक करायचं आहे. बऱ्याच वेळा तुम्हाला P&L हे डेबिट झालेले दिसतात. सो ये फंड होगा, जैसे सिंकिंग फंड करते हैं, रिपेयर फंड करते हैं, राइट? तो सेम वे आई विल क्रिएट अ एजुकेशन फंड एंड आई विल यूज दिस फंड. सोसाइटीज को ये फंड यूज करना है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. बिकॉज आपके जो फेडरेशन के सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या बताया कि इन ओवर द पीरियड ऑफ 5 years कमिटी मेंबर्स, ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी, उनको ट्रेनिंग देना है. एंड देयर इज अ सर्कुलर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन की 20%. सो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years 20% मेंबर्स का मिनिमम ट्रेनिंग होना चाहिए. ट्रेनिंग कहाँ से लेना है आपको? फेडरेशन. और देर आर नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स, 8 या 9 इंस्टीट्यूट्स नोटिफाइड हैं. सहकार भारती है, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ है, यशदा है, वैमनीकॉम है. तो इनसे हम लोग ले सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. सिंकिंग फंड, we can use sinking fund just like that, and I mean whether registrar's permission is needed?
एजीएम्स परमिशन से आप सिंकिंग फंड निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रार के परमिशन की जरूरत नहीं है। इट इज जनरल बॉडीज कॉल। ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, अगर मुझे फ्लैट ट्रांसफर करना है, एनओसी का जरूरत है, सोसाइटी एनओसी का। इट इज नॉट मैंडेटरी, द वर्ड यूज्ड इज मे। एनओसी मे बी गिवन, मे बी गिवन मीन्स अगर सामने वाला बंदा पूछता है कि मुझे एनओसी चाहिए तो देना है। तो अभी अगर आपने वो बोर्ड लगाए होंगे ना सोसाइटी के बाहर, विदाउट दी परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी नो फ्लैट टू बी ट्रांसफर, काइंडली रिमूव दैट। ओके, हाँ, नो ड्यूज तो लगेगा। जो मेरा फ्लैट सामने ले रहा है, सपोज ये सर मेरा फ्लैट परचेज कर रहे हैं, इन्होंने हाउसिंग लोन लिया, तो बैंक बोलेगा एनओसी, तो दैट इज व्हाई द वर्ड इज मे। तो ये बोलेंगे मैडम को कि मैडम फ्लैट ट्रांसफर कर दो, तो मैडम से ओके मे आई विल ट्रांसफर इट, बट वो ऐसे नहीं बोलेगी कि मैं जब तक एनओसी नहीं दूंगी फ्लैट ट्रांसफर करना ही नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। तो नो ड्यूज के लिए वगैरह सोसाइटी दे सकती है। ओके, इलेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कमेटी मस्ट बी नोटिफाइड 6 months इन एडवांस, मैंने आपको बताया। अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है आपको मालूम है। एज अ कमिटी this is one of this point can be one of the point for the disqualification of the society. Casual vacancy in management committee, अभी सपोज किसी का डेथ हुआ तो या फिर किसी ने रिजाइन किया, तो कैसे हम लोग वो पोस्ट फिलअप कर सकते हैं। सो विद इन दिस सोसाइटी, विद इन द मैनेजमेंट कमिटी ओनली विल कोऑप, इंटरनली वी कैन डू, राइट, casual vacancy. So the society cannot internally co-opt, it has to be through registrar. I mean state cooperative election authority is the proper word. Strength of management committee हम लोगों ने देखा है, मिनिमम स्ट्रेंथ जो दिया है बायलॉज के हिसाब से फॉलो करना है, रिजर्व पोस्ट है। नेक्स्ट लास्ट डेट क्या है एजीएम का, 30 सितंबर। पक्का, सपोज 30 सितंबर को मेरा एजीएम नहीं हो पा रहा है, तो कितने दिन का एक्सटेंशन मिलता है मुझे। देयर इज नो extension granted, so my AGM has to happen on or before 30th September. अभी सपोज 2 अक्टूबर को मैंने एजीएम लिया, गांधी जयंती है, छुट्टी है, तो 2 अक्टूबर को लिया, चलेगा। पक्का, you have to intimate to the appointment of auditors, as I said should be a panel auditor, it should be appointed in the AGM. उसका रेम्यूनरेशन जो जीआर है 100 रुपीज या डिपेंडिंग अपॉन मेट्रोपॉलिटन महानगर पालिका जो रेट्स हैं वो हिसाब से आपको उसका देना है। एंड देन ऑडिटर को भी एक सीलिंग है कि मैक्सिमम 20 ऑडिट्स कर सकता है, बट पेड अप कैपिटल 1 लाख एंड अबोव, उसके नीचे n नंबर ऑफ ऑडिट्स ही कैन डू। नाउ फॉर हाउ मेनी इयर्स यू कैन कंटिन्यू एन ऑडिटर, इट इज कंसेक्यूटिवली 3 years. नाउ कंसेक्यूटिवली मीन्स आप कैसे करोगे, चंद्रकांत निकम यांना 2017 ते 2020 सालासाठी अपॉइंट करण्यात आलेला आहे. सो आय कॅन अपॉइंट अन ऑडिटर कन्सिक्युटिव्हली फॉर 3 years बट सब्जेक्ट टू रीअपॉइंटमेंट इन जनरल बॉडी. बिकॉज हम लोग वो भी देखते हैं जब मिनट बुक देखते हैं तो डैश 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 XYZ फॉर नेक्स्ट 3 years अपॉइंटेड विच इज नॉट करेक्ट. नाउ कैश एक्सपेंस लिमिट 1500, पहले वो 4500 था, अभी 1500. सो कैश एक्सपेंस, अगर मुझे कैश में कुछ खर्चा करना है, व्हाट इज द लिमिट. ऑडिटर्स आर पॉइंटिंग आउट ऑल दिस थिंग, पॉइंटिंग आउट 1500 से ऊपर खर्चा होता है नहीं होता है, होता है ना. अभी दिवाली, नवरात्रि, 31st, क्रिसमस, कैटरिंग, मंडप वाला, ये तो लेते ही नहीं है. क्या करना है, इट शुड बी बाय वे ऑफ क्रॉस्ड अकाउंट पेइंग चेक. और 1500 का लिमिट है पर पर्सन, पर डे, पर ट्रांजैक्शन. तो किसी को अगर आपको 4500 देना है तो क्या करना है भैया, 3 दिन में लेके जाओ, ठीक है. नाउ दिस इज द प्रोविजन इन द बायलॉज. सर, द अर्लियर लिमिट फॉर कैश एक्सपेंस फॉर द सोसाइटी वाज 4500. दैट मीन्स 4500 तक हम लोग खर्चा कर सकते थे एक दिन में, एक बंदे का, एक ट्रांजैक्शन का. अभी वो 1500 किया है नया मॉडल बायलॉज में, जो हमको अडॉप्ट भी करना है एट द अर्लियर. सपोज नहीं किया है तो 1500 मेरा रहेगा. उससे ज्यादा, सपोज आपको 1501
अमाउंट देना है तो इट शुड बी बाय वे ऑफ क्रॉस्ड अकाउंट पेई चेक। दैट मीन्स सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा खर्चा ये बैंक थ्रू होना चाहिए। मॉडिफाइड इफेक्ट, नाउ दिस इज प्रोविजन इन द बाई लॉ, बट उसके सामने मैंने एक रूल लिखा है, रूल 107D। तो जो मेरा रूल है, मैंने बताया एक्ट है, रूल है, फिर बाई लॉ है, राइट। रूल में लिखा है, रूल में हर सोसाइटी का एक लिमिट दिया है कि कितना वो कैश में एक्सपेंस कर सकते हैं। तो हाउसिंग आई मीन ये रूल बताता है कि और वॉट एवर एक्सपेंस और लिमिट फिक्स्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिमिट है कैश एक्सपेंडिचर करने का? 20,000, राइट। सो इनकम टैक्स में आप 20,000 तक कैश में एक्सपेंस कर सकते हो। तो मेरा रूल्स मुझे प्रोवाइड करता है, बट सिंस इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी वुड एडवाइज यू टू प्लीज रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू bylaws and expend only up to 1,500. Cash in hand का लिमिट कितना था पहले? It was 300 rupees. Now it has been increased to 5,000 rupees. So at the close of the day, my cash in hand can be 5,000 rupees. अगर suppose वो extra है, तो क्या करना है? bylaw में specify किया है कि अगर आपका cash exceed होता है, so it is the responsibility of the secretary to deposit it within 3 working days in a bank extra. The accounts needs to be as per the accounting and auditing standards issued by the institute and the ICA. Filing of mandatory returns हम लोगों ने देखा 79(1)(a) 1B। पेनाल्टी, अभी जो पेनाल्टी लगाते हैं हम लोग मेंबर्स को, तो वो ईच मेंबर का मैक्सिमम 5,000 आना चाहिए साल में, ऐसे आपका बायलॉ बोल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। अभी पेनाल्टी क्या क्या लगाते हैं हम लोग? हाँ, ब्रीच ऑफ बायलॉ इज समथिंग डिफरेंट। जैसे वो पानी डाला ऊपर से 100 रुपया, गार्डन में वो फ्लावर प्लक किया 150, that is interest on arrears. I am not on that. I am talking about the penalty. So violation of any procedures or any other which is decided by the general body कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सबके अच्छे के लिए ऐसा कुछ हम लोग डिसाइड करते कि ऊपर से नॉर्मली अभी हम लोग नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, होता है ना। So then we say we complain and then that comes as one of the agenda and we say अगर कोई ऐसे ऊपर से पानी डालेगा तो उसको 500 रुपया फाइन। तो ये किसी भी मेंबर का एक साल में 5,000 से ज्यादा, दैट इज मैक्सिमम उतना ही होना चाहिए। देन कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग स्कीम एंड फायर सेफ्टी ऑडिट। सो फायर सेफ्टी ऑडिट करवा के लेना है, राइट। महाराष्ट्र प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर रूल्स 2009 के हिसाब से ट्वाइस इन अ ईयर फ्रॉम द अप्रूव्ड। स्ट्रक्चरल ऑडिट once in 5 years if building age is 15 to 30 years, once in 3 years if building age is more than 30 years. This is mentioned in your bylaw. Then one time repair and maintenance expense. अच्छा, कमिटी का खर्चा करने का कितना लिमिट है? Maximum 1 lakh and then above that we need, it is not maximum 1 lakh, it is as per the number of members. 25 member up to 25 member है तो 25,000, 50 है तो 50,000, 50 के ऊपर है तो 1 lakh। गलती मेरा है। So that is per contract, okay, that is per contract, it is not annual. So अगर सपोज आपको रिपेयर्स का कुछ काम करना है, आपका सोसाइटी 50 मेंबर से ज्यादा है, तो कमिटी कितना खर्चा कर सकती है उसके पावर में? 1 लाख तक। अगर 1,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल बॉडी का परमिशन लेना पड़ेगा। सो एज एन ऑडिटर हमको ये वेरीफाई करना है। Let me correct myself. It is not AGM. It is general body. We'll use word general body. So general body का permission जरूरी है. So general body can be special general body, right? Checks should be signed by secretary and chairman or treasurer. अभी ये ऐसे लिखा हुआ है एक्ट में कि अकाउंट कहाँ खोलेंगे, अकाउंट का ऑपरेशन किसको करना है। So what they say, it should be secretary has to be there and either of. So chairman और secretary में से कोई भी। So if I apply same analogy, इसी principle को अगर मैं आगे लेती हूँ तो same thing with the vouchers. So जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग देखते हैं वाउचर पे तो एक का भी सिग्नेचर नहीं है, 3 में से किसी एक का ही है। तो वो जो मेकर चेकर कंसेप्ट है, ये क्यों मेंशन किया है? मेकर चेकर। तो एटलीस्ट 3 में से 3 ऑफिस बेरर में से 2 ऑफिस बेरर को तो मालूम होना चाहिए और मेजॉरिटी आई मीन साइन होना चाहिए। सो वी हैव टू एंश्योर मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स। अभी ये भी है कि सिक्योरिटी बॉन्ड आपको लेना है फॉर होल्डिंग कैश फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स
जैसे जो मेंबर आपका पेटी कैश आपका जिसके पास है, सपोज सोसाइटी का मैनेजर हम लोग अपॉइंट करते हैं या जो को भी, तो ये एक रूल 107B है which talks about taking a security, maybe in the form of cash security or maybe in the form of NSC. तो आपको जैसे सपोज अपना पेड अप कैपिटल इज लेस देन 150 लाख, 500 और 1000 रुपीज, अगर ऑफिसर है तो 1000, अगर नॉर्मल सोसाइटी मैनेजर है तो 500, तो आपको एक जस्ट अकाउंट में एंट्री लेना है वो बंदे से 500 रुपया लेके कि हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, कल वो कैश लेके भाग गया तो ऐसा. द वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन रिमूव्ड. एडमिनिस्ट्रेटर की जगह अच्छा वर्ड क्या दिया अभी, गोंडस नाउ ऑथराइज्ड ऑफिसर, बराबर ना. ऑडिट रेक्टिफिकेशन मेमो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या है ऑडिट रेक्टिफिकेशन मेमो, कितने लोगों को मालूम है? इट शुड बी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू गिव द ऑडिट. कौन करेगा? ऑडिटर करेगा. तो उसका रेक्टिफिकेशन ऑडिटर कैसे देगा भाई? रेक्टिफिकेशन कंप्लायंस तो सोसाइटी देगी ना. ऑडिटर ने लिखा कि ये ऐसे ऐसे नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने कंप्लायंस कर दिया. या फिर शैल और विल, ये दो वर्ड बहुत काम में आते हैं. शैल बी डन, विल बी डन, है ना. विल टेक केयर, विल इंश्योर, ये हमारा ओ फॉर्म में आता है. फिर ये देखता है ऑडिटर, बिकॉज ये जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेक्टिफिकेशन मेमो देने का, वैसे ही एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को देना है, एक कॉपी आपको आपके ऑडिटर को भी देना है. तो ऑडिटर उसके ऑडिट लॉगिन से उस पे कमेंट देगा. आपने लिखा कि ये मैंने कंप्लायंस कर दिया, तो फिर ऑडिटर वो वेरीफाई करके देखेगा कि सचमुच आपने उसका कंप्लायंस किया है या नहीं, उसका रेक्टिफिकेशन किया है या नहीं, और फिर वो वहां रिपोर्ट लिखेगा, ओके एग्रीड, डिसएग्रीड, जो कुछ भी है, और वो अपलोड करेगा. फिर अगर रजिस्ट्रार को कुछ एक्शन लेना है पेंडिंग चीजों पे तो वो ले सकता है. अभी ये रेक्टिफिकेशन मेमो कितने दिन में देना है? Audit rectification memo in O form needs to be submitted by the society to the registrar and to the auditor within 3 months from the date of the audit report. और इस पे अगर सपोज आप नहीं करते हो तो ये एक ऑफेंस है जिसका आपको पेनल्टी लग सकता है. डिपार्टमेंट आज के डेट में कुछ नहीं लगा रहा है, आपको कोऑपरेटिव है डिपार्टमेंट, काफी सारे प्रोविजंस 3-4 साल से हैं पेनल्टी के, बट अभी भी पेनलाइज नहीं कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 146, 147 हम लोगों ने देखा. डिसमिसल ऑफ कमिटी इफ द इलेक्शन ड्यू डेट इज नॉट इंटीमेटेड, 6 महीने पहले. अभी एक कॉपी ऑफ बाइलॉज लिस्ट ऑफ मेंबर्स टू बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू पब्लिक फ्री ऑफ चार्ज. बाइलॉज का कॉपी और मेंबर का लिस्ट आउटसाइडर को दे सकते हैं. ईच सोसाइटी इज सपोज टू keep copy of act, rules, bylaws for verification by the members and even by the outsiders. अभी वो सेक्शन 39 है भैया एक्ट में, मैंने तो नहीं बनाया है. It calls, it's wrong, right? What it says? Copy of bylaw and list of members, right? आपको सपोज फ्लैट लेना है गोरेगांव में, हाँ, वो सोसाइटी में आपको मालूम है आप इनसे परचेज कर रहे हो, वो गोरेगांव के XYZ सोसाइटी में रह रहे हैं. आप फ्लैट कैसे लोगे? आप देखोगे ना कि वो सचमुच वहां रहते हैं नहीं रहते हैं. इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ सर्च इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट बियॉन्ड दैट. आप उसके सिवा और कुछ नहीं मांग सकते हो. इट इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स यू कैन कॉल बेस्ड ऑन द रिटर्न एप्लीकेशन. एक सोसाइटी को जाके आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा इंटेंशन है, आई एम ट्राइंग टू बाय अ फ्लैट and I just want to know, this is the person who is going to sell me the flat, I just want to know whether he is a member. That's all. So then in that case society can provide. Sir, am I right? Right? Okay. So that section 39 provides for that. No, it is copy of bylaw to be kept open for inspection. लिखा है वहाँ, ठीक है. See, if you don't intimate your election date 6 months in advance to the registrar, we say the committee, this is one of the point which registrar may take, or if someone complains it can be disqualified. So the existing committee members cannot contest the elections for the next 5 years. That is what it means, right? Now we will just take some due dates
What are the due dates for filing your, finalizing the accounts? Within how many days the accounts needs to be finalized? 45 days from the end of the financial year, means कितना? 15 मई. फिर ऑडिटर को कब देना है वो ऑडिट करने के लिए? Within 15 days from the date of finalization. That means 1st June. ऑडिटर को ऑडिट कब कंप्लीट करना है? By what is the due date for completing the audit? 31st July. What is the due date for uploading the return or submitting the audit report? Within 1 month from the date of completion of the audit. So अगर मेरा ऑडिट 31st जुलाई को कंप्लीट होता है तो 31st अगस्त. अगर 15 जुलाई को होता है तो 15th अगस्त. अभी सोसाइटी कितने तारीख को बुक्स देती है ऑडिटर को? 25 जुलाई, 20 जुलाई. और ऑडिटर को कब कंप्लीट करना है? 31st जुलाई. तो क्या काम होगा? क्वालिटी काम, राइट? सो जो ऑडिटर यहाँ बैठे हैं गिने चुने, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू बैकडेट द ऑडिट रिपोर्ट. सोसाइटी के लिए बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट बैकडेट नहीं करने हैं. देयर इज फॉर्म 1, जनरल फॉर्म 1 and 28 वी गिव टू द हाउसिंग सोसाइटीज. 1 में लिखना पड़ता है ऑडिट शुरू कब किया, ऑडिट खत्म कब किया, ऑडिट मेमो कब इशू किया. तो आप लिखोगे ऑडिट शुरू किया 1 जून, खत्म किया 31 जुलाई और अपलोड रिटर्न ही नहीं किया है मैंने बाय 31 अगस्त, राइट? जितना आप बैकडेट करोगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट विद इन टाइम अपलोड नहीं करते हो या रिपोर्ट अपलोड झाले नाही तुमचं नाव पॅनल वरून जाऊ शकतं. ओके, सो सोसायटीजना थोडंसं एज्युकेट करायचा, थोडासा फॉलोअप करायचा. अँड सोसायटी ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड यू आर अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स इन, कितना 1 साल पहले आप अपॉइंट कर रहे हो. अभी के एजीएम में आपने ऑडिटर्स अपॉइंट किए होंगे या यू विल बी अपॉइंटिंग फॉर 17-18 एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर. सो 6-7 महीने पहले एटलीस्ट आपके ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं. तो व्हाई देयर शुड बी डिले इन हैंडिंग ओवर द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स? द ऑडिट शुड बी अ क्वालिटी ऑडिट. इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक पुटिंग अ थप्पा एंड सील. एंड काइंडली अप्रिशिएट कि जितने पॉइंट्स वो लोग रेज करते हैं, ट्राई टू डिस्कस विद देम, ट्राई टू सॉर्ट आउट. It is in the interest of the committee. Now this is with respect to few bylaws. Now whether a society has to go for a PAN and TAN as per the income tax, is it mandatory? हम तो कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो इनकम टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. नहीं है, मिलेगा इज अ डिफरेंट थिंग, नहीं है. सो ऑल द सोसाइटीज आर सपोज टू, हर सोसाइटी को पैन टैन अप्लाई करना है, राइट? टैन किस लिए है? आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है. कॉन्ट्रैक्टर है, आपको सपोज आपने कुछ प्रोफेशनल फीस लिया, एडवोकेट को पे कर रहे हैं, ऑडिटर्स है या जो कुछ भी है, राइट? तो इसके लिए हमको टैक्स डिडक्ट करना होता है. आपका लिफ्ट मेंटेनेंस होता है, सिक्योरिटी वाला है, व्हाटएवर. सो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे नॉर्मली हम लोग करते हैं, वो हमको डिडक्ट करके डिपॉजिट करना होता है. एंड देन हमको उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है. उसका हमको क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है इनकम टैक्स में. तभी जाके वो बंदे का आपने जो टीडीएस काटा है उसको उसका क्रेडिट मिलता है. तो दैट मीन्स अप्लाइंग फॉर पैन, अप्लाइंग फॉर टैन, filing the ETDS returns, and what about income tax returns? Compulsory या optional है? पक्का? So this is compulsory. So हर सोसाइटी को आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी जरूरी है. नहीं, अभी इसमें अपने को बेसिक लिमिट कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट? जैसे इंडिविजुअल को अपने को कितनी लाख की लिमिट है? इंडिविजुअल को 2.5 लाख की लिमिट मिलती है. 2.5 लाख के ऊपर अगर है तो ही मैंडेटरी है, अदरवाइज रिकमेंडेटरी है. तो सोसाइटीज को क्या बेसिक लिमिट है? सोसाइटी है ना, लिमिट कुछ देना चाहिए. सोसाइटी के लिए बेसिक लिमिट ही नहीं है. 1 रुपए से आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल है. बट जब हमारे पास आते हैं ना ऑडिट्स के लिए, सपोज फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हम लोग पूरा एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेती हूँ मैं 62 पॉइंट्स का, कि आपका लास्ट ईयर, बिकॉज मैं क्या करती हूँ एज ऑडिटर, पोस्टमार्टम करती हूँ ना, बिकॉज आई वाज देयर लास्ट ईयर जब ट्रांजैक्शन हुए. नहीं, मुझे 16-17 या 17-18 का, 16-17 का ऑडिट करना है. तो 16-17 में मैं तो
सोसाइटी में नहीं थी, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है? कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इलेक्शंस हुए हैं, नहीं हुए, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग सोसाइटी से कंफर्म करके लेते हैं. देन वी आस्क, वो पैन एंड टैन नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, नॉट अप्लाइड भी नहीं, नॉट एप्लीकेबल. हैव यू फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न्स? नॉट एप्लीकेबल. तो वो एक अपना कंसेप्शन है कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं तो मुझे ये सारा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. राइट फ्रॉम ₹1 you have to file your, what is this tax rate, you know? क्या है टैक्स रेट? ₹1 से 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20% और 20,000 के ऊपर सीधा 30%. राइट? What is concept of mutuality? Concept of mutuality means मैं मेंबर से ले रहा हूं. It is by the members for the members. Right? तो मेंबर से कलेक्ट करना है मेंटेनेंस और मेंबर्स के लिए खर्चा करना है. सो देयर इज अ कंसेप्ट इन इनकम टैक्स कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. तो मेरा जो सपोज मेरा कलेक्शन 5 लाख का है और मेरा खर्चा 4.5 लाख का हुआ, 50,000 का सरप्लस है, तो ये 50,000 टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है. तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में जो आपका सरप्लस आएगा फ्रॉम मेंटेनेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एनीथिंग इफ इट इज रिमेनिंग सरप्लस दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन. बट आपका इंटरेस्ट इनकम, आपके होल्डिंग इनकम, हम लोग एड वेड भी लगाते हैं ना किसी किसी का, तो होल्डिंग इनकम है आपका, सपोज मोबाइल टावर रेंटल इनकम है, ये सारा सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है. Whatever concept of mutuality, basically it is from the members, by the members, which is going to the common pool. So from the member, तो अगर सपोज आपके पास एक हॉल है, बैंक्वे हॉल है या पार्टी हॉल है या whatever सोसाइटी हॉल है जो आप मेंबर्स को दे रहे हैं भाड़े पे, that would not be counted because that is by the member. From the member you are collecting. Tenant is also your nominal member for that matter, right? So you will not take it. But suppose आपने किसी आउटसाइडर को वो दिया है, so then it will be taxable. So these are certain heads जिसपे आपको एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी अच्छा खासा आता है. राइट? अंडर इनकम टैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इसमें क्या होता है कि सपोज आपका टैक्स लाइबिलिटी आता है और आपने ये मार्च तक टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं किया है और आप रिटर्न फाइल करने जाते हो तो उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी लगता है. सो इसीलिए इवन एडवांस टैक्स पेमेंट सोसाइटी को करने चाहिए. सो एडवांस टैक्स के स्लैब्स दिए हैं सितंबर, दिसंबर, मार्च. राइट? सो एटलीस्ट एक टेंटेटिव लायबिलिटी आप आपके टैक्स कंसल्टेंट से निकाल के लेना है आपको. फिर वो आपको बताएगा कि इतना इतना टैक्स आता है सर प्रोस्पेक्टिव या इतना एस्टिमेट बेसिस पे, उतना आप इंस्टॉलमेंट्स में बाय 31 मार्च आपके भर के देन रिटर्न में जो प्लस माइनस होगा वो आप कर सकते हैं. देन सोम कुमार सर वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन 80P. सो व्हाट इज दैट सेक्शन 80P? आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, so he said it is not taxable. It is not like that. All interest income is first taxable, whether it is nationalized bank or a cooperative bank. तो suppose मेरे पास 2 लाख की इंटरेस्ट इनकम है, ओके, उसमें से मेरा 1.5 लाख का कोऑपरेटिव का है, कोऑपरेटिव बैंक्स का, और 50,000 सपोज मेरा नेशनलाइज बैंक का है. तो जब हम लोग टैक्स कॉम्प्यूट करते हैं तो पहले हम लोग 2 लाख कंसिडर करेंगे एज इनकम और फिर हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80P. जैसे 80C में हम लोग 1.5 लाख का लेते हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे, LICs, NSCs, PPF इसके लिए, तो वैसे ही 80P का एक सोसाइटीज को डिडक्शन दिया गया है. सो 2 लाख में टैक्सेबल लेती हूँ और कोऑपरेटिव सोसाइटी से जितना मेरा इंटरेस्ट है सो 1.5 लाख में माइनस लेती हूँ और सिर्फ 50,000 आई ऑफर टू दी टैक्सेशन, बट इट इज टैक्सेबल. ओके, so these are also important things which as a committee member I am supposed to follow.